नमस्कार। दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले सेशन में जो आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था उसकी व्याख्या के साथ में आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो सवाल था वो क्या था। सवाल था कि हाल ही में इस देश से राजनीतिक अस्थिरता की खबरें सामने आई हैं। यह एक लैंडलॉक्ड यानी कि भू आबद्ध देश है जो उत्तर में सहारा जलवायु और दक्षिण में सवाना तुल्य जलवायु से प्रभावित है। यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। उत्तर में कौन सी जलवायु? तो सहारा जलवायु, और दक्षिण में सवाना तुल्य जलवायु से यह प्रभावित है। इसके बाद नाइजर नदी इसके पश्चिम से पूर्व तक लगभग पूरे घुमावदार मार्ग से गुजरती है। कौन सी नदी की बात चल रही है? तो नाइजर नदी। लेकिन इसके भू क्षेत्र से नहीं गुजरती। यहाँ पर पॉइंट करने वाली बात यह है कि नाइजर नदी इसके भू क्षेत्र से नहीं गुजरती है और यह उन देशों में शामिल है जहां से प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन गुजरता है। ठीक है ना। यह कौन सा देश है? ऑप्शंस दिए गए थे चाड, माली, घाना या फिर बुर्किना फासो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बुर्किना फासो। आइए ये जो विशेषताएं दी गई हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन किया गया है इस क्वेश्चन में, उसके आधार पर हम देखते हैं। यदि हम अफ्रीका के मैप को देखें तो ये है बुर्किना फासो, है ना। और यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन इस तरीके से गुजरता है और इसके संदर्भ में जो भी बातें कही गई हैं, क्या बातें कही गई हैं कि उत्तर में सहारा जलवायु और दक्षिण में सवाना तुल्य जलवायु से यह प्रभावित है। यदि इसके फिजिकल मैप को देखें तो ये उत्तर में सहारा जलवायु और नीचे में दक्षिण में ये सवाना तुल्य जलवायु से प्रभावित है और नाइजर नदी जो है इससे घुमावदार होते हुए गुजरती है और यहाँ पर ये है बुर्किना फासो और ये प्राइम मेरिडियन की बात की जा रही है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से जो हमने आपको आंसर दिया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और ये सभी जो विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं को यह जो देश है वो पूरा कर रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे यदि हम देखें, आगे इसमें और कौन कौन से ऑप्शंस में बातें कही गई थी। एक कहा गया था चाड, दूसरा था माली और तीसरा है घाना। यदि इन देशों की स्थिति को हम देखें तो वो कहाँ पर पड़ते हैं उसे आप एक नज़र देख लीजिए। यदि हम चाड की बात करें तो चाड यहाँ पर है जो कि प्राइम मेरिडियन से कोई इसका वास्ता नहीं है। इसके बाद कौन सा देश है? माली और घाना। तो माली है और ये दूसरा घाना है। तो इनका भी इस पूरी जो विशेषताएं हैं, प्रश्न में दी गई जो विशेषताएं हैं, उनसे इनका कोई खास वास्ता नहीं है और ऑप्शन जो डी है बुर्किना फासो वो सही जवाब है। आगे हम बात करते हैं, अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का जो पहला सवाल है उस पर नज़र दौड़ाने से पहले जो घटना रही है उस घटना को हम देख लेते हैं। इन दिनों यूएई और हौथियों के बीच तनातनी जारी है। यूएई ने हाल ही में हौथियों की एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, यानी उसे विभेदित करने की, उसे समाप्त करने की, उसे मार गिराने की कोशिश की। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात की जा रही है। प्रश्न क्या बना है? प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करता है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। ऑप्शंस क्या है? सीनाई प्रायद्वीप, मूसन-दाम प्रायद्वीप, कतर प्रायद्वीप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं, मैप की नज़र दोहराते हैं, मैप की ओर देखते हैं। तो मैप में प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सा है प्रायद्वीप जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करता है। यहाँ हम यूएई को देख रहे हैं और ये है ओमान, ठीक है ना। यहाँ पर है फारस की खाड़ी और यहाँ है ओमान की खाड़ी और यहाँ है हॉर्मुज जल संधि, यहाँ है हॉर्मुज जल संधि। अब जो ऑप्शंस में द्वीप कौन कौन से हैं, प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? सीनाई, मूसन-दाम, कतर और उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मूसन-दाम प्रायद्वीप जो है इन दोनों खाड़ियों को अलग करता है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर है मूसन-दाम प्रायद्वीप जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करता है। यदि हम बात करें सिनाई प्रायद्वीप की, वो कहाँ पर है? तो वो यहाँ पर है, ये है सिनाई प्रायद्वीप जो कि स्वेज नहर जो है उससे जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो एक और प्रायद्वीप है वो है कतर प्रायद्वीप, ये है कतर प्रायद्वीप। यानी कि कतर प्रायद्वीप और सिनाई प्रायद्वीप का इनसे कोई लेना देना नहीं है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सा प्रायद्वीप अलग करता है? वो है ऑप्शन बी, मूसन-दाम प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप और कतर प्रायद्वीप का भी लोकेशन मैंने आपको मैप में यहाँ पर
दर्शा दिया है। ये है सिनाई प्रायद्वीप और ये है कतर प्रायद्वीप। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, आगे क्या सवाल बन रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथनों को एक एक नजर देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों का एक समूह है, पहला कथन। दूसरा कथन है इन अमीरातों में अबू धाबी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तीसरा कथन, अबू धाबी की संपूर्ण तटरेखा ओमान की खाड़ी से लगती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है संपूर्ण तटरेखा ओमान की खाड़ी से लगती है। चौथा जो स्टेटमेंट है वो है सोकोत्रा द्वीप समूह संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। कौन सा द्वीप समूह? तो सोकोत्रा द्वीप समूह संयुक्त अरब अमीरात यूएई का हिस्सा है। कूट की बात करें, कूट में क्या कहा गया है? केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 और 4 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी केवल 2 और 4 सही है। ये सभी जो सेंटेंसेज हैं, इन सेंटेंसेज के आधार पर हम नक्शे में देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है? संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों का एक समूह है। यह है संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर यदि हम अमीरातों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, टोटल 7 अमीरातों का समूह है संयुक्त अरब अमीरात। तो पहला कथन सही हो जाता है, यानी हम इसे सही कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इन अमीरातों में अबू धाबी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आगे बात करते हैं, मैप में फिर से देखते हैं। यह है अबू धाबी, जो कि देखने से भी लग रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है बाकी जो अमीरात हैं उन सभी से कहीं अधिक बड़ा है, यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। और यहाँ जब हम इमेज में देखते हैं, मैप में देखते हैं, तो जो अबू धाबी है ये देखने से ही लग रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है बाकी अमीरातों से कहीं अधिक बड़ा है। तो इस हिसाब से जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाता है। अगला बात करते हैं, अगला जो कथन है वो क्या कहता है? अबू धाबी की संपूर्ण तटरेखा ओमान की खाड़ी से लगती है। यदि हम नक्शे में फिर से एक बार देखें तो यह पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी से इसकी तटरेखा लगती है, न कि ओमान की खाड़ी से। ओमान इधर है, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। जो अंतिम स्टेटमेंट है वो क्या है? सोकोत्रा द्वीप समूह संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। तो इसे हम यहाँ पर फिर से जो पीछे एक मैप है यहाँ हम देखें तो जो ये है सोकोत्रा द्वीप समूह जो कि यमन का हिस्सा है, न कि यूएई का। यूएई यहाँ पर है ना। तो यदि हम फिर से यहाँ पर बात करें तो सोकोत्रा द्वीप समूह संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जो है किसका हिस्सा है? यमन का। तो यदि हम चारों स्टेटमेंट्स की बात करें, कौन से कथन सही हैं ये आपसे पूछा गया था, तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट 3 और 4 गलत हैं। यानी कि ऑप्शंस के हिसाब से जो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया सोकोत्रा द्वीप समूह किससे जुड़ा हुआ है, तो यमन से, न कि यूएई से। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यूएई कितने अमीरातों का समूह है, तो 7 अमीरातों का समूह है। कई बार इस तरीके से सवाल परीक्षा में बने भी हैं। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं वो क्या है। फिर से हम घटना का जिक्र कर लेते हैं। घटना क्या घटी है? हाल ही में सीरिया की राजधानी दमिश्क, या फिर जिसे हम डेमस्कस भी कहते हैं, दमिश्क को निशाना बनाने वाली इजरायली मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, उन्हें मार गिराया। स्टेटमेंट फिर यहाँ पर आ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रसिद्ध अल जजीरा मैदान इसके उत्तर पूर्व में फैले हुए हैं। दूसरा कथन है माउंट हरमोन इसकी दक्षिण पश्चिमी सीमा पर है, जो जॉर्डन नदी का उद्गम स्रोत है। तीसरा कथन है केवल पश्चिम में एक पतली पट्टी को छोड़कर बाकी क्षेत्र लैंडलॉक्ड यानी कि भू आबद्ध हैं। उपरोक्त कथन किस देश के संबंध में सही प्रतीत होते हैं? ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में दिया गया है लेबनान, इजराइल, तुर्की और सीरिया। अब हम फिर से एक एक कर हर एक स्टेटमेंट के तथ्य की जानकारी लेते हुए तब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा देश इन तथ्यों को फुलफिल कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध अल जजीरा मैदान इसके उत्तर पूर्व में फैले हुए हैं। यहाँ हम एक मैप दर्शा रहे हैं, ये है सीरिया और ये है अल जजीरा मैदान। तो आपको मैप से ही पता चल रहा होगा कि सीरिया में ही ये जो मैदान है अल जजीरा मैदान है। यानी कि स्टेटमेंट 1 से आपको कहा जा सकता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया। स्टेटमेंट 1 कहाँ है? अल जजीरा मैदान इसके उत्तर पूर्व में है और
सीरिया के उत्तर पूर्व में ये मैदान है। तो एक तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर तो पहले स्टेटमेंट के आधार पर ही मिल गया और इसका उत्तर है ऑप्शन डी सीरिया। लेकिन आगे हम जो कथन कहे गए हैं उन पर भी विचार कर लेते हैं। दूसरा कथन है माउंट हर्मोन इसकी दक्षिण पश्चिम सीमा पर है जो जॉर्डन नदी का उद्गम स्रोत है। आगे फिर से मैप को देख लेते हैं और यहाँ पर है माउंट हर्मोन। यह है माउंट हर्मोन जो कि किस नदी का, जॉर्डन नदी का उद्गम स्रोत है जो कि सीरिया के दक्षिण पश्चिम में है। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, केवल पश्चिम में एक पतली पट्टी को छोड़कर बाकी क्षेत्र लैंडलॉक्ड है। सीरिया में यदि हम बात करें तो ये जो एक पार्टिकुलर रेंज है इसको छोड़ करके बाकी जो सारा जो इसका क्षेत्र है वो लैंडलॉक्ड है। तो कुल मिलाकर के जो सीरिया है ये सभी कथनों को फुलफिल करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है ना। आगे देखते हैं आगे कौन सा सवाल है। फिर से हम घटना का जिक्र कर लेते हैं। क्या घटना कही गई है, सूडान की राजधानी खार्तूम में प्रदर्शन पुलिसिया कार्रवाई में कुछ लोगों की मौत हुई। रवांडा और युगांडा के बीच 3 साल से बंद सीमा को अब खोल दिया गया है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं और उनसे ही जुड़ा हुआ एक सवाल यहाँ पर बना है। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति विक्टोरिया झील से नील नदी के सहारे भूमध्य सागर जाना चाहता है। बताइए उसे निश्चित तौर पर निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी से होकर नहीं गुजरना होगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न कैसे कैसे आपसे डिमांड कर रहा है। पहला है कि विक्टोरिया झील से नील नदी के सहारे भूमध्य सागर जाना चाहता है। फिर आगे पूछा जा रहा है कि उसे निश्चित तौर पर इनमें से किस देश की राजधानी से नहीं गुजरना होगा। कौन कौन से वो देश हैं, युगांडा, मिस्र, सूडान और दक्षिण सूडान। तो जैसे जैसे प्रश्न में बताया जा रहा है वैसे वैसे हम फिर मैप में आगे आकर के देखते हैं। ये मैप है, यहाँ पर है विक्टोरिया झील। ठीक है, अब प्रश्न क्या है कि विक्टोरिया झील से नील नदी के सहारे भूमध्य सागर जाना चाहता है। अब आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। मैं इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भूमध्य सागर किधर है, इधर है या फिर इधर है, इधर है या फिर इधर है। तो जब आप इस एपिसोड को देख रहे होंगे तो अपने साथ में जब आप मैप को खोल कर रखते हैं तो वहाँ पर मार्क भी करते रहिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो भूमध्य सागर की बात चल रही है और ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी जिसे हम हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं, और ये है इधर लाल सागर, रेड सी। बात चल रही है भूमध्य सागर जाने की। नील नदी के सहारे उसको भूमध्य सागर जाना है। तो यहाँ से नील नदी के सहारे उसको ऐसे ऐसे वो होते हुए भूमध्य सागर उसको जाना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस देश की राजधानी से होकर नहीं गुजरना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम तो होता है, लेकिन जो युगांडा की राजधानी है कंपाला, वहाँ से यह नहीं गुजरती है, बल्कि जो कंपाला है वो थोड़ा सा इधर है, न कि यहाँ पर एकदम सोर्स पर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा उससे हट करके है कंपाला। और नील नदी ऐसे शुरू होकर कर फिर आगे ऐसे बढ़ती जाती है। आगे मिस्र है, सूडान है और दक्षिण सूडान है। फिर हम देखते हैं और आगे किस देश की राजधानी से गुजरेगा, तो साउथ सूडान की राजधानी जुबा से वो गुजर रही है नील नदी, यहाँ से होते हुए वह व्यक्ति गुजरेगा। फिर इसके बाद सूडान है और मिस्र है, इसको फिर हम देख लेते हैं। ये सूडान है, सूडान की राजधानी है खार्तूम। तो देख रहे हैं आप यहाँ भी नील नदी है, यानी कि यहाँ से भी होते हुए वो गुजरेगा। और इसके बाद इजिप्ट की राजधानी है कैरो, यहाँ पर से भी वो गुजरेगा। यानी कि किस देश की राजधानी से नहीं गुजर रहा है, तो युगांडा की राजधानी कंपाला से वह नहीं गुजर रहा है, बल्कि वह साउथ सूडान की राजधानी जुबा से गुजर रहा है, सूडान की राजधानी खार्तूम से गुजर रहा है, और इजिप्ट यानी मिस्र की राजधानी कैरो से होते हुए भी वो गुजर रहा है। यानी कि इन तीनों देशों की राजधानियों से गुजर रहा है, युगांडा की राजधानी से वो नहीं गुजर रहा है। और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि किस देश की राजधानी से वह नहीं गुजरेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका जो उत्तर होगा युगांडा होगा। इसी तरीके से एक सवाल मैं आपको यहाँ पर दर्शा दूं कि एक सवाल CDS 2021 में पूछा गया था कुछ इसी तरीके से। प्रश्न क्या था कि डी बेंगलुरु से नई दिल्ली की अपनी रेल यात्रा लघुत्तम मार्ग से करती है। उक्त यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किस नदी को पार नहीं करेगी। बहुत ही मजेदार ये सवाल बनाया गया था, CDS परीक्षा में ये सवाल बना था। ऑप्शंस दिए गए थे नर्मदा, यमुना, गोदावरी और
कृष्णा। इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, आप इस प्रश्न को पढ़िए और अपने से इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, भारत के नक्शा को अच्छे से देख करके, है ना, कुछ अभ्यास भी होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे कौन सा सवाल है। आगे बात करें, आगे कौन सी घटना का जिक्र किया गया है। पिछले दिनों इराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रॉकेट से हमले किए गए। कई सारे इसमें ऐसे प्रश्न बन गए हैं जिनमें हमलों का जिक्र किया गया है, उन घटनाओं के बारे में भी आपको जानना चाहिए। हालांकि पुलिस ने किसी के हताहत न होने की बात कही है। बहरहाल देखते हैं इसमें प्रश्न क्या बन रहा है। हमेशा चर्चा में रहने वाले इराक के निम्नलिखित शहरों में कौन सबसे दक्षिण में है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शंस दिए गए हैं मोसूल, इरबिल, बगदाद और बसरा। यहाँ तो पहली तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चारों जो शहर हैं ये शहर इराक में हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से भी परीक्षा में सवाल बन जाते हैं, सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाता है, या फिर वन लाइन सेंटेंस भी बने हैं कि इनमें से कौन सा शहर किस देश में है या फिर नहीं है ना। तो ये चारों शहर किससे जुड़े हुए हैं, इराक से जुड़े हुए हैं। नाम क्या है, मोसूल, इरबिल, बगदाद और बसरा। लेकिन प्रश्न में अभी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो शहर है वो इराक में सबसे दक्षिण में है। आगे देखते हैं, मैप के माध्यम से हम देखते हैं। मोसूल यहाँ पर है, अरबिल यहाँ पर है, बगदाद यहाँ पर है जो कि इराक की राजधानी है, और बसरा यहाँ पर है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि हम देखें तो बसरा सबसे दक्षिण में है। यहाँ पर मैप का अध्ययन करते समय दिशाओं का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बचपन से होना चाहिए। और उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, पूर्वोत्तर, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये सभी दिशाएं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार इस तरीके से कन्फ्यूजन होने लगता है तो फिर जो सही जानकारी है वो भी गलत होने लगती है। बहरहाल उत्तर से दक्षिण की तरफ हम देखते हैं तो बसरा जो है वो सबसे दक्षिण में है। और आपसे यही पूछा भी गया था कौन सा जो शहर है वो सबसे दक्षिण में है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, बसरा। यहाँ पर मैं आपको कुछ और शहरों के बारे में भी बता देता हूँ। तिक्रित एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो कि इराक से ही जुड़ा हुआ है। किरकुक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो कि ये सब अक्सर हाँ चर्चा में रहते हैं, है ना। तो तिरकित, किरकुक, अरबिल, मोसूल, बगदाद और बसरा, ये सब जो महत्वपूर्ण शहर हैं ये सभी इराक से ही जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या सवाल बन रहा है। फिर एक जानकारी है, पिछले दिनों उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण किया है। यह 2017 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण है। विशेषज्ञ इसे हवासोंग 12 बता रहे हैं। ये एक घटना है, उस पार्टिकुलर रेंज में यह घटना घटी है जिसके कॉन्टेक्स्ट में यह प्रश्न बन रहा है। प्रश्न की बात करते हैं, यह समुद्री क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, किस महासागर का, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि अगर इसके कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो यह एक लैंड लॉक्ड सी या भू आवेष्टित समुद्र होता। यदि इसके कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो इसे कहा जा सकता था कि यह एक लैंड लॉक्ड सी होता। आगे बात करते हैं, हालांकि इसी संकीर्ण रास्ते के सहारे क्यूरोशिवो गर्म जलधारा की एक शाखा सुशीमा गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। दो गर्म जलधाराओं की बात हो रही है, क्यूरोशिवो और सुशीमा, जो कि सुशीमा जो है वो क्यूरोशिवो की एक शाखा, एक ब्रांच है। यह समुद्री क्षेत्र पिछले लंबे समय से भू राजनीति का केंद्र बना हुआ है। यह समुद्री क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शंस की बात करें, जापान सागर या पूर्वी सागर या ईस्ट सी इसे कहते हैं। ऑप्शन बी है ओखोटस्क सागर, ऑप्शन सी है पीला सागर और ऑप्शन डी है पूर्वी चीन सागर। फिर से इसे पूरे घटनाक्रम को, पूरे जो सेंटेंस है इसे हम मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है, यह समुद्री क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि इसके कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो यह एक लैंड लॉक्ड सी, भू आवस्थित सी होता। तो ये जो है प्रशांत महासागर है और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो है ये आ रहा है और इस कॉन्टेक्स्ट में ही चर्चा चल रही है। आगे क्या है कि हालांकि इसी संकीर्ण रास्ते के सहारे ही क्यूरोशिवो गर्म जलधारा की एक शाखा सुशीमा गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। यह है क्यूरोशिवो गर्म जलधारा
जो कि इसकी एक शाखा इधर से होते हुए, यही है संकीर्ण रास्ता जो इधर से होते हुए वो सुशीमा के नाम से जानी जाती है। तो कुरोशिवो की गर्म जलधारा है और सुशीमा भी एक गर्म जलधारा है जो कि नीचे से ऊपर की ओर ही ये फ्लो कर रही है ना। इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। आगे क्या है, यह समुद्री क्षेत्र पिछले लंबे समय से भू राजनीति का केंद्र भी बना हुआ है। यह समुद्री क्षेत्र कौन सा है, तो मैप से ये पता चल रहा है ये जो है जापान सागर या फिर ईस्ट सी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात चल रही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, जापान सागर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे यदि हम बाकी जो सागर हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में देखें, वो कहाँ पर है, तो ओखोटस्क सागर है, पीला सागर है और पूर्वी चीन सागर है। यहाँ पर हम मैप में देखें तो यह है ओखोटस्क सागर, यह है पीला सागर और यह है पूर्वी चीन सागर। यहाँ पर आप इसे मेजर कर सकते हैं। तो आपको यदि हम मैप में जब ओपन करेंगे तो इसको आप मार्क भी कर सकते हैं, कौन सा सागर कहाँ पर है, उसके हिसाब से आप इसे याद भी कर सकते हैं और उसे डिमार्केट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, जापान सागर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, म्यांमार के मृत ज्वालामुखी माउंट पोपा के पास। अब यहाँ पर अपने आप में एक सवाल बन गया कि माउंट पोपा कहाँ पर है, म्यांमार में है। म्यांमार के मृत ज्वालामुखी माउंट पोपा के पास पोपा लंगूर को देखा गया है। यह लंगूर WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा बनाई गई 224 नई प्रजातियों की सूची में शामिल है। प्रश्न क्या बन रहे हैं, ग्रेटर मेकांग रीजन निम्नलिखित में से किन देशों में विस्तृत है। यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ग्रेटर मेकांग रीजन। मेकांग रिवर या मेकांग नदी से संबंधित जो पार्टिकुलर रीजन है उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर चर्चा चल रही है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि इस रीजन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शंस की बात करें तो चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इनमें से कौन से देश हैं जो कि इस रीजन में आते हैं, मैप के थ्रू जानेंगे। पहले कूट क्या क्या है वो देख लें। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 3, 4 और 5, ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 3 और 5 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखते हैं, ये जो ब्लू आप देख रहे होंगे, नीली रेखा जो आप देख रहे होंगे, यही है मेकांग नदी और इससे जो संबंधित क्षेत्र है, म्यांमार भी है, चीन का ये हिस्सा भी है, वियतनाम भी है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, यानी कि ये सभी जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, इस रीजन के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम ये सभी जो है इस रीजन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक प्रश्न फिर बन रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यदि एक व्यक्ति को स्थल मार्ग के जरिए भारत से सिंगापुर जाना हो तो निश्चित रूप से उसे म्यांमार से होकर जाना पड़ेगा। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है निश्चित रूप से उसे म्यांमार से होकर जाना पड़ेगा। एक शर्त बताई जा रही है, एक कंडीशन बताया जा रहा है। कथन 2 है, व्यक्ति ए समुद्री रास्ते आसानी से लाओस में प्रवेश कर थाईलैंड और मलेशिया रूट से सिंगापुर जा सकता है। 2 स्टेटमेंट है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही हैं या फिर है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। फिर 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट के माध्यम से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यदि एक व्यक्ति को स्थल मार्ग के जरिए भारत से सिंगापुर जाना है तो निश्चित रूप से उसे म्यांमार होते हुए जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि म्यांमार किधर है, भारत किधर है और सिंगापुर किधर है ना, तभी आप उसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। तो मैप में हम देखते हैं, यह है भारत का नक्शा, यहाँ है म्यांमार, ये इंडिया हुआ और सिंगापुर यहाँ हुआ। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि उसे निश्चित रूप से म्यांमार से होकर गुजरना पड़ेगा यदि वो स्थल मार्ग से सिंगापुर जाना चाहे तो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। वह हो सकता है कि इधर से होते हुए, चाइना होते हुए और देन फिर वो ऐसे जाए, तो आवश्यक नहीं है कि उसे म्यांमार से गुजरना ही पड़े, है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है यह अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से उसे नहीं गुजरना पड़ेगा, वो जा सकता है लेकिन ये आवश्यक नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि व्यक्ति ए समुद्री रास्ते आसानी से लाओस में प्रवेश कर थाईलैंड और मलेशिया रूट से सिंगापुर जा सकता है। अब ये समझना होगा कि आखिर लाओस है किधर।
लाओस यदि समुद्री रास्ते वाले क्षेत्र में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं, लाओस है यहाँ पर और कहा जा रहा है कि समुद्री रास्ते वो जाना चाहे तो, लेकिन वो तो समुद्री रास्ता में है ही नहीं, ये तो भू आबद्ध है, इधर वियतनाम है, इधर ये थाईलैंड है, तब तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 भी गलत हो गया और स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। तो पूछा क्या गया है, कौन सा आश्रय कथन सही है या फिर है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। तो आपको इस तरीके से इस मैप के माध्यम से जो बताने की कोशिश की गई है कि बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं, कौन कौन से देश एक दूसरे से सीमा किस हिसाब से लगाते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वेडोर में बाढ़ के चलते करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। अब इसी से जुड़ा हुआ, इस घटना से संबंधित तो नहीं कहेंगे, बल्कि इसको मद्देनजर रखते हुए एक सवाल बनाया गया है। प्रश्न है, इक्वेडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भूमध्य रेखा के पूर्णतः दक्षिण में अवस्थित है। कथन 2, यह दक्षिण अमेरिका के उन 2 देशों में शामिल है जो ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते। कथन 3, यह पश्चिम में प्रशांत महासागर जबकि उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3। अब इसमें यहाँ पर फिर से ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट कैसे कैसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि यह भूमध्य रेखा के पूर्णतः दक्षिण में अवस्थित है। किसके कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है? तो इक्वेडोर के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। इक्वेडोर एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका का ये मानचित्र है, इक्वेडोर यहाँ पर है और ये है इक्वेटर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इक्वेटर से ये हल्का सा जुड़ा हुआ है, यानी इक्वेटर जो है इससे हल्का सा जरूर पास कर रहा है, पूर्णतः दक्षिण में नहीं है। यानी कि जो स्टेटमेंट के हिसाब से यदि बात की जाए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पूर्णतः दक्षिण में नहीं है, बल्कि भूमध्य रेखा इक्वेडोर से होते हुए गुजरती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह दक्षिण अमेरिका के उन देशों में शामिल है, उन 2 देशों में शामिल है जो ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो ब्राजील है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ना। और सबसे बड़ा देश होने का इसका जो एक महत्व इस तरीके से है कि ब्राजील से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं उनके अलावा इक्वेडोर और चिली, यही 2 देश हैं जो कि इससे सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी सभी जो देश हैं दक्षिण अमेरिका के, वो सभी ब्राजील से सीमा साझा करते हैं। ये इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन से 2 देश? इक्वेडोर और चिली, यही 2 देश ऐसे हैं जो कि ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी सभी देश, गुयाना हो, वेनेजुएला हो, कोलंबिया हो, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, बोलीविया, ये सभी जो है पेरू, ये सभी ब्राजील से सीमा साझा करते हैं, है ना। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है, यह दक्षिण अमेरिका के उन 2 देशों में शामिल है जो ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इक्वेडोर जो है इस स्टेटमेंट को फुलफिल करता है। और उन 2 देशों में दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश अपने यदि मैप मानचित्र को देखा होगा तो फटाक से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, यह पश्चिम में प्रशांत महासागर जबकि उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है, जो कि इस चीज को फुलफिल नहीं करता है। ये अटलांटिक महासागर इधर है और ये तो प्रशांत महासागर से ही ये वास्ता रखता है। कहने का मतलब ये कि स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो जाता है। प्रश्न में पूछा क्या गया था, कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? यानी कि ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 3 भी गलत, स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया और स्टेटमेंट 1 भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 जो है केवल सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बात करते हैं, आगे क्या सवाल है। पिछले दिनों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में 2 और टाइगर रिजर्व्स को मंजूरी दे दी है। वो कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं? देख लीजिए, माधव नेशनल पार्क और रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक प्रश्न बन रहा है संरक्षित क्षेत्र और उच्चावच के कॉन्टेक्स्ट में। माधव राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया जा रहा है महादेव हिल्स से, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सम्मिलित किया जा रहा है बैलाडीला चोटी से, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को सम्मिलित किया जा रहा है भमनगढ़ चोटी से। स्टेटमेंट में
जो यहाँ स्टेटमेंट नहीं है बल्कि जो युग्म है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा से युग्म सही सुमेलित है या फिर हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3। फिर से हम मैप के माध्यम से देखेंगे सुमेलित कैसे किया जा रहा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान और महादेव हिल्स, ये भारत का एक फिजिकल मैप है। इसमें आप देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लगभग यहाँ पर है और महादेव हिल्स कहाँ पर है, महादेव हिल्स यहाँ पर है। तो एक ये तो सुमेलित हुआ नहीं है ना। तो फर्स्ट जो युग्म है, फर्स्ट पेयर गलत सुमेलित है। दूसरा है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बेलाडीला को हम देखते हैं वो सुमेलित है या नहीं। तो रातापानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आप यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो बेलाडीला है वो यहाँ पर है, जो छत्तीसगढ़ के आसपास में है, यहाँ पर ये इसको आप लोकेट कर सकते हैं। और इस हिसाब से आप यदि देखें तो ये दोनों एक दूसरे से सुमेलित नहीं है, है ना। तो जो पेयर 2 है ये भी सुमेलित नहीं है। तीसरा जो है वो क्या है, अचानक मार अमरकंटक और बहमनगढ़ चोटी, इसको देखते हैं। जो अचानक मार अमरकंटक और बहमनगढ़ चोटी वो यहाँ पर है और ये सुमेलित है। तो जो युग्म 3 है ये सही सुमेलित है और इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, केवल 3 इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं आगे कौन सा सवाल बन रहा है। पिछले काफी दिनों से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर विवाद चल रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, उसके आधार पर देखना है कि ये सही सुमेलित है या फिर नहीं। बांध परियोजनाओं के बारे में देखें कौन कौन से हैं। मेकेदातु, गांधी सागर और तिपाईमुख। नदी की बात करें, मेकेदातु से वैगई को सुमेलित किया गया है, गांधी सागर से चंबल को सुमेलित किया गया है और तिपाईमुख से बराक को सुमेलित किया गया है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है या फिर है। ऑप्शंस की बात करें, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। इस तरीके से ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब पहला क्या है, मेकेदातु और वैगई। यहाँ देखते हैं मेकेदातु के कॉन्टेक्स्ट में जी हम बात करें तो मेकेदातु लगभग यहाँ पर है, कावेरी के से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो वैगई है, वैगई नहीं होगा बल्कि यहाँ पर कावेरी होना चाहिए, है ना। तो पहला जो युग्म है, पहला युग्म सुमेलित नहीं हुआ। जब पहला युग्म सुमेलित नहीं हुआ तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी अपने आप गलत हो गए, है ना। आगे क्या है, गांधी सागर और चंबल को देखें तो ये चंबल नदी है और यहाँ पर गांधी सागर बांध है। तो ऑप्शन जो पेयर 2 है, गांधी सागर और चंबल, ये सही सुमेलित हैं। और तीसरा है तिपाईमुख और बराक, ये भी सही सुमेलित हैं। यानी कि तिपाईमुख कहाँ पर है, ये है मणिपुर में। तो जो युग्म है तिपाईमुख और बराक ये भी सही सुमेलित है और जो गांधी सागर और चंबल है ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हुआ, केवल 2 और 3। मैप में यदि हम देखें तो ये है बराक नदी जो कि मणिपुर से होते हुए गुजरती है ना। और यहीं पर तिपाईमुख परियोजना है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। इन दिनों असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का पुराना सीमा विवाद फिर से चर्चा में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि सिक्किम को छोड़कर असम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीमा साझा करता है। दूसरा स्टेटमेंट है पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है अरुणाचल प्रदेश से मेघालय सीधे जा सकते हैं और इसके लिए किसी दूसरे राज्य से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। तीनों स्टेटमेंट के आधार पर फिर से हम चेक करेंगे। ऑप्शंस की बात करें, कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। 1 बाय 1 स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, सिक्किम को छोड़कर असम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीमा साझा करता है। ये भारत का नक्शा है, ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ ध्यान लगाते हैं, ये असम है। और असम जो है, सिक्किम को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उन सभी से ये सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन सभी से ये सीमा साझा करता है ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है
पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं ये सभी किसी न किसी देश के साथ, चाहे वो भूटान हो, चीन हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, इन सभी के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश से मेघालय सीधे जा सकते हैं और इसके लिए किसी दूसरे राज्य से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। मैप में एक नज़र फिर से देखते हैं, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ है मेघालय। जब अरुणाचल प्रदेश से मेघालय जाना है तो एटलीस्ट असम से तो गुजरना ही पड़ेगा, और बाकी किसी भी राज्य से आए तो किसी भी राज्य से गुजरना ही पड़ेगा, है ना। जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुजरने की आवश्यकता, यहाँ से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दूसरे राज्य से गुजरने की आवश्यकता से को यहाँ पर इनकार कर रहा है, जो कि गलत है। स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाते हैं और इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक यमुना में प्रदूषण में बढ़ोतरी जारी है और इसके लिए घरेलू सीवेज 80% जिम्मेदार है। यमुना नदी की कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, यमुना नदी से जुड़ा हुआ ये सवाल बनाया गया है। यमुना नदी निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर और उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कूट का इस्तेमाल कर सही उत्तर चुनने की बात की जा रही है। ऑप्शंस की बात करें, 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ हम ऐसे मैप में देख लेते हैं। तो ये है दिल्ली, ये है हरियाणा, ये है यूपी, ये है उत्तराखंड और ये है हिमाचल प्रदेश और ये है यमुना, है ना। तो यमुना जो है इन सभी राज्यों और जो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी से होते हुए यमुना गुजरती है। तो इस हिसाब से यदि हम कूट के आधार पर देखें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन सभी से गुजरती है यमुना नदी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश से बहुत ही थोड़ा सा वो गुजरती है, लेकिन वहाँ से भी गुजरती है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में होयसल मंदिरों का यूनेस्को की धरोहर सूची में नामांकन करने को अंतिम मंजूरी दे दी गई। अब यहाँ पर सवाल फिर से युग्म से ही जुड़ा हुआ बना है। एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ लोकेशन है। होयसल मंदिर समूह, पश्चिमी तट, महाबलीपुरम, पूर्वी तट, भद्राचलम, गोदावरी नदी। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, है ना। चूंकि हम एक से अधिक युग्म यहाँ पर रख रहे हैं, तो कौन से युग्म की बात की जा रही है? एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर हम एक नज़र फिर से देखते हैं, होयसल मंदिर समूह के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो होयसल जो मंदिर समूह है वो कर्नाटका में है ना। और ये पूर्वी तट से नहीं और ना ही पश्चिमी तट से जुड़ा है, बल्कि ये अंदर में है, कर्नाटका के अंदर वाले इलाके से ये जुड़ा हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली गलत है, न कि पूर्वी तट और ना ही पश्चिमी तट, ठीक है। तो जो कूट के हिसाब से यदि देखा जाए तो 1 और 1 यहाँ अपने आप ही ये समाप्त हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं महाबलीपुरम पूर्वी तट। जो महाबलीपुरम है वो चेन्नई के पास में है, यहाँ पर आप इसे मानकर चल सकते हैं यहाँ पर। और महाबलीपुरम जो है ये पूर्वी तट से जुड़ा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। स्टेटमेंट जो युग्म 2 है, पेयर 2 जो है ये सही सुमिलित है। और तीसरा है भद्राचलम जो कि गोदावरी नदी पर है, ये भी सही सुमिलित है, जो कि यहाँ पर है, लगभग गोदावरी नदी है और यहाँ तेलंगाना में भद्राचलम है, जो कि सही सुमेलित है। और इस हिसाब से ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। केवल 2 और 3 सही युग्म सुमेलित हैं। आगे बात करते हैं, कोल्लम निगम ने अष्टमुडी झील में अपशिष्टों को हटाने के लिए बायोमाइनिंग शुरू की है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न बना है, प्रश्न को देखें। यदि आप भारत की तटीय रेखा के सहारे एक छोर से, माना कि प्रारंभिक बिंदु राज्य गुजरात है, दूसरे छोर तक जाते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है तटीय रेखा के सहारे आपको चलना है ना। भारत की तटीय रेखा के माध्यम से आपको ये यात्रा करनी है। प्रारंभिक बिंदु गुजरात माना गया है, दूसरे छोर तक जाते हैं। तो बताइए आप रास्ते में निम्नलिखित में से किन किन वाटर बॉडीज को निश्चित रूप से पाएंगे? अष्टमुडी
सस्थमकोट्टा, वेम्बनाड, पुलिकट या फिर कोलेरू। निम्नलिखित कूट का इस्तेमाल कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस की बात करें, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 4 और 5 या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि तटीय रेखा के सहारे आपको ये यात्रा करनी है और इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में आपको यदि इनका लोकेशन पता है तब आप इसका सही जवाब देख सकते हैं। मैप में हम देखें तो पहला है अष्टमुडी, जो कि यहाँ पर है, आप इसे यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। दूसरा है सस्थमकोट्टा, सस्थमकोट्टा केरल में ही है लेकिन बहुत ही अंदर में वो है। तीसरा है वेम्बनाड, वेम्बनाड ये जो व्हाइट आप थोड़ा देख रहे होंगे ये है वेम्बनाड, W मैं लिख देता हूँ, ये वेम्बनाड है और ये है अष्टमुडी और ये है सस्थमकोट्टा। आगे कौन से हैं, पुलिकट और कोलेरू। तो ये है पुलिकट और यहाँ पर लगभग कोलेरू है ना। चूंकि तटीय रेखा के सहारे आपको गुजरना था तो वेम्बनाड, अष्टमुडी, पुलिकट से तो आप गुजर रहे हैं लेकिन कोलेरू अंदर में है और जो सस्थमकोट्टा है वो भी अंदर में ही है, सस्थमकोट्टा जो है वो भी अंदर में ही है ना। तो 1, 3 और 4 इन तीनों से तो आप गुजर रहे हैं लेकिन सस्थमकोट्टा से और कोलेरू से आप नहीं गुजर रहे हैं। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 1, 3 और 4 ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है ना। यानी कि यदि हम गुजरात को माने प्रारंभिक बिंदु और तब हम तटीय रेखा के सहारे यदि हम आगे बढ़ें, इस तरीके से यदि हम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो फिर अष्टमुडी, वेम्बनाड और पुलिकट से आप गुजरते हैं, बाकी जो है कोलेरू है या फिर सस्थमकोट्टा है, इनसे आपको नहीं गुजरना पड़ेगा और इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं आगे कौन सा सवाल है। आगे सवाल आपसे प्रैक्टिस के तौर पर पूछा गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ उच्चावच और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। उच्चावच की बात करें तो शान पठार, मेकांग डेल्टा, इरावदी डेल्टा और अराकान योमा। संबंधित क्षेत्र हैं पूर्वी म्यांमार, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी म्यांमार। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। कूट की बात करें तो केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जवाब आप ढूंढने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भेजिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से नई घटनाओं से संबंधित मैप के साथ में। आज हमने जो मैप का जिक्र किया इसे आप एटलस के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आगे फिर से नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।